नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नूक पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए ईवीएस की क्लास संख्या 20। इससे पहले मैंने आपको 19 क्लास करा दी है। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह सभी क्लासेस देख सकते हैं। अभी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर आया हूँ, इस वजह से मैं आपकी क्लास लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आज ये रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए डालूंगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी विद्यार्थी की स्टडी खराब हो। तो चलिए आज के हम स्टार्ट करते हैं क्लास, और ये क्लास हमारी 20 है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, मतलब इकोसिस्टम का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है। ए है आपका वायु, बी है तालाब, सी है जल और डी है आपका मृदा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका तालाब। तालाब क्या है? आपका एक पूरा इकोसिस्टम है। आप सभी को पता होगा कि इकोसिस्टम के आपके दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं आपके? दो घटक। कौन कौन से होते हैं दो घटक? एक होता है आपका जैविक और दूसरा होता है आपका अजैविक। ठीक है, तो देखिए, जो वायु है, वायु क्या है? आपका एक अजैविक घटक है, जो कि क्या है? इकोसिस्टम का एक अंग है या उसका एक घटक है, ना कि इकोसिस्टम है। उसके बाद जल, जल भी क्या है? आपका एक अजैविक घटक है, ना कि आपका इकोसिस्टम है। ऐसे मृदा, मृदा भी क्या है? आपका एक अजैविक घटक है इकोसिस्टम का। तो देखिए, इकोसिस्टम पूछ रहा था कि इनमें से इकोसिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है, उदाहरण कौन सा है, तो आपका तालाब सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, मतलब जो ह्यूमस होता है उसके निर्माण में इनमें से कौन सहायक होता है। ए है आपका उत्पादक, बी है अपघटक, सी है उपभोक्ता और डी है आपका ये सभी। तो देखिए, जो आपका ह्यूमस होता है उसके निर्माण में जो सहायक होते हैं आपके अपघटक होते हैं। कौन होते हैं? आपके अपघटक होते हैं। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्पादक कौन होते हैं भाई? उत्पादक होते हैं जो सूर्य से स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे आपका पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे क्या होते हैं? आपके उत्पादक होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होते हैं? आपके उपभोक्ता होते हैं जो आपके उत्पादक को खाते हैं। उत्पादक को खाने वाले कौन होते हैं? आपके उपभोक्ता होते हैं। ये आपके प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, उत्पादक को खाने वाले, ठीक है, क्या होते हैं? आपके उपभोक्ता होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है, तो आपके अपघटक होते हैं। ये क्या करते हैं? जो आपके पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके अवशेषों को तोड़कर क्या करते हैं? ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ये आपका पेड़ पौधों वे जानवरों को, जानवरों के लिख सकते हैं हम यहाँ, अवशेषों को तोड़कर, या इसको हम यहाँ पर गलत वो भी लिख सकते हैं, गलाकर। ठीक है, अवशेषों को तोड़कर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अपघटक, डिकम्पोजर इंग्लिश में कहते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा आपका आंतरिक ग्रह नहीं है। अब आपके 4 तो आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 आपके बाह्य ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह आपके कौन कौन से होते हैं, ये उनको हम समझते हैं। पहला होता है आपका बुध, सॉरी बुध गलत लिखा है, एक मिनट। पहला होता है आपका बुध, दूसरा होता है आपका शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद आपका मंगल। ठीक है, ये आपके जो 3 ग्रह है, ये कौन से ग्रह है आपके? ये आंतरिक ग्रह है। इसके आगे के जो आपके, सॉरी, ये जो 4 ग्रह है ये आपके आंतरिक ग्रह है, और आगे के जो आपके 4 ग्रह हैं वो आपके बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो हमें कह रहा था कि इनमें से कौन सा आपका आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आइए देखते हैं। ए में दिया है आपका बुध, तो बुध है हमारा आंतरिक ग्रह। उसके बाद दिया है शनि,
शनि हमारा आंतरिक ग्रह नहीं है। उसके बाद दिया है शुक्र, शुक्र भी हमारा आंतरिक ग्रह है और पृथ्वी भी हमारा क्या है, आंतरिक ग्रह है। जो आपका शनि है ये आपका क्या है, बाह्य ग्रह है। कौन सा ग्रह है आपका, ये बाह्य ग्रह। ठीक है भाई, ये बात इतनी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। हमें बताना है इनमें से कौन सा वायुमंडल का भाग पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, मतलब पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका समताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है आपका मध्य मंडल और डी है आपका आयन मंडल। तो देखिए जो आपकी ओजोन लेयर होती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनको रोकने का कार्य कौन करता है, तो इनको रोकने का कार्य करती है हमारी ओजोन परत। कौन करती है, ओजोन परत। अब ये जो ओजोन परत होती है ये आपकी किस में पाई जाती है, तो ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है मेरे भाई, आपके समताप मंडल में पाई जाती है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपकी कितने ऊपर पाई जाती है, तो ये आपकी लगभग 15 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। कितने किलोमीटर ऊपर, ये आपकी 15 किलोमीटर ऊपर ये पाई जाती है। सबसे पहले जो आपकी सौर मंडल की जो लेयर होती है, जो आपकी परत होती है ना, वो कौन सी होती है, आपकी क्षोभ मंडल होती है। कौन सी होती है भाई, आपकी क्षोभ मंडल होती है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वायुमंडल में आपकी 5 लेयर होती है, कितनी, 5 लेयर होती है, ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और इसके बाद आपका एक होता है बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये आपकी 5 लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि करो या मरो का नारा भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन के समय दिया गया था। हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बताना है कि जो करो या मरो का नारा दिया था किसने, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये आपका किस प्रसिद्ध आंदोलन के समय दिया था। ए है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, बी है आपका यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है आपका असहयोग आंदोलन और डी है आपका रोलैक्ट एक्ट। बताइए भाई, सॉरी रोलैक्ट आंदोलन। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग क्या आंसर होगा। तो देखिए जो करो या मरो का नारा दिया था इन्होंने, कौन सा आंदोलन के तहत दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इन्होंने ये नारा दिया था उस समय, है ना। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा भाई, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था ये आपका, 8 अगस्त 1942 को आपका ये आंदोलन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये आपका, मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में इन्होंने ये कहा था गांधी जी ने। पहले उसको बॉम्बे कहते थे, है ना, बॉम्बे के, या अब वर्तमान में क्या कहते हैं, मुंबई कहते हैं। गोवालिया टैंक मैदान में इन्होंने ये कहा था गांधी जी ने। ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसको हम दांडी मार्च भी कहते हैं, ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 12 मार्च 12 मार्च से आपका ये 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। किसके विरोध में हुआ था, तो ये आपका नमक कानून के विरोध में हुआ था। ठीक है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन ये किसके विरोध में हुआ था, तो ये अंग्रेजों के विरोध में हुआ था। अंग्रेजों को भारत से भगाना था उसके लिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं जो आपका ये दिया है असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था, असहयोग आंदोलन, तो ये आपका हुआ था 1920 में। कब हुआ था ये आपका, 1920 में हुआ था। और ये किसके विरोध में हुआ था, तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जो रोलैक्ट एक्ट था इसके विरोध में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड वे रोलैक्ट एक्ट के विरोध में हुआ था। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ जो आपका रोलैक्ट एक्ट था, जो आपका रोलैक्ट आंदोलन था, ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1919 में हुआ था। कब हुआ था भाई, ये आपका 1919 में
हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। हमें बताना है भारत का इनमें से कौन सा क्षेत्र, कौन सा एरिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। भाई देखिए, जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वहाँ पर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है आपकी 200 सेंटीमीटर होती है कम से कम। कितनी होनी चाहिए आपकी 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम एक वर्ष में। वहीं पर ये आपके पाए जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, बी है आपका पूर्वी घाट, सी है पश्चिमी घाट और डी है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो देखिए, जो आपके ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ये आपके किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ये आपके पश्चिमी घाट में ये आपके पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट में आपकी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ये WWF से क्या आशय है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बताना है कि जो WWF है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ए में दिया है आपका वर्ल्ड वाइल्ड फंड, बी है आपका वर्ल्ड वॉर फंड, सी है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और डी है आपका वर्ल्ड वॉच फंड। तो देखिए, WWF की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है आपकी इसकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है यह पर्यावरण संरक्षण और अनुसंधान के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये आपका। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यह है पर्यावरण संरक्षण, एक मिनट, पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। ठीक है जी, ये क्या है आपका, यह है पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान के लिए काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, जो कि आपका क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है। कैसा है आपका, एक गैर सरकारी संगठन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ये कह रहे हैं कि किस गैस के घुलने से वर्षा का पानी क्या हो जाता है आपका, अम्लीय हो जाता है, एसिड हो जाता है। ए है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, बी है आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और डी है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए कह रहा है कि किस गैस के घुलने से जो वर्षा का पानी होता है वो क्या हो जाता है आपका, अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय किससे होता है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड से। क्या होता है ये अम्लीय, सल्फर डाइऑक्साइड से आपका क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अम्ल वर्षा भी जो होती है वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। आइए समझते हैं कैसे। तो देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब आपका ऑक्सीजन से क्रिया करता है और H2O से क्रिया करता है, जल से क्रिया करता है, तो ये क्या बनाता है आपका, H2SO4 बनाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है इससे, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4। तो सही आंसर आपका यहाँ पर होगा मेरे भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है। हमें बताना है भाई पृथ्वी का जो आपका ऊष्मायन का अर्थ क्या होता है, मतलब जो पृथ्वी गर्म होती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है यहाँ पर, उसका अर्थ क्या होता है। ए में दिया है आपका ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, बी है आपका समुद्र में ज्वार भाटा आना, सी है आपका घने जंगलों से वायुमंडल में गैसें उत्सर्जन और डी है आपका पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ होता है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है कि पृथ्वी का गर्म होना। अब पृथ्वी आपकी किससे गर्म होती है, तो ग्रीन हाउस जो गैसें होती है आपकी उनके द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना ही क्या होता है आपका, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको
आपको ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके बारे में पता होगा, मैं बहुत सारी क्लास में आपको बता चुका हूँ। CH4 होती है, ठीक है आपका, और CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन होती है N2O, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी हम कहते हैं, और भी आपकी कई सारी गैस होती है, ठीक है, CFC होती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादातर आपका CH4, CO2, N2O ये आती है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आपका CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है। और आपका H2O भी होता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मीना का जलवा, मीना का जलवा। अब मीना में मी से होगा आपका मीथेन CH4, ना से होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, का से होगा आपका यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से आपके जलवाष्प आपका H2O, और आपका CFC ये आपको ऐसे ही अलग से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। हमें बताना है भाई जो ओजोन लेयर होती है उसकी मोटाई मेजर करने की यूनिट क्या होती है। ए है आपका डेसिबल, बी है आपका डोब्सन यूनिट मतलब डोब्सन इकाई, सी है आपका पास्कल और डी है आपका वेबर। तो देखिए ओजोन परत की मोटाई को मापने की मतलब उसकी थिकनेस को मेजर करने की जो यूनिट होती है आपकी क्या होती है, डोब्सन यूनिट होती है। क्या होती है मेरे भाई, आपकी डोब्सन यूनिट होती है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो डेसिबल होती है ये किसको मेजर करने की यूनिट होती है, तो ये ध्वनि को मेजर करने की यूनिट होती है। किसको, ध्वनि को, ठीक है। अगर मैं बात करूं पास्कल, पास्कल जो होती है यूनिट वो किसकी होती है, दाब की। किसकी होती है भाई, दाब की। अगर मैं वेबर बात करूं, वेबर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, मतलब ऑप्शनल सोर्स है। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऊर्जा का आपका ऑप्शनल जो सोर्स है। ए है आपका यहाँ पर लिथियम बैटरिया, बी है आपका सोडियम लैंप, सी है आपका जल ऊर्जा और डी है आपका LED। तो देखिए लिथियम बैटरी जो होती है ये आपका जो ऊर्जा होती है उसको स्टोर करने का के काम आती है, ठीक है। सोडियम लैंप क्या करते हैं, आपके जो सोडियम लैंप होते हैं भाई ये क्या करते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं। LED भी क्या करती है, ये भी आपकी विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, तो ये प्रकाशीय ऊर्जा में ये भी इसको कन्वर्ट करती है। तो देखिए ऑप्शनल जो आपका सोर्स है वो है आपका जल ऊर्जा। क्या है आपका ऑप्शनल सोर्स, आपका जल ऊर्जा है। जल ऊर्जा से क्या बनाते हैं हम, विद्युत बनाते हैं। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जल ऊर्जा है ये किससे हमें मिलती है, तो ये बहते हुए पानी से हमें प्राप्त होती है। किससे, बहते हुए पानी से प्राप्त होती है, ठीक है। इसे जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक रूप में जाना जाता है, ठीक है भाई। इसे जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक रूप में जाना जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बताइए भाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपका किस राज्य में है। ए है आपका तेलंगाना, बी है आपका मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है आपका केरल। तो देखिए जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है आपका ये किस स्टेट में है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में आपकी अन्नामलाई पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, उसी का ये एक हिस्सा है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, है ना। अब जो ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ है ये किसका हिस्सा है, या टाइगर रिजर्व भी आपका किसका हिस्सा है, तो ये आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट, ठीक है, का ये हिस्सा है। आपकी पश्चिमी घाट में पाई जाती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ।
एक मिनट, पहाड़िया लिखना था, ठीक है। पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती है, और अन्नामलाई की पहाड़ियों का हिस्सा है आपका ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? बताइए भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए है आपका अरविंद घोष, बी है आपका कप्तान मोहन सिंह, सी है आपका भगत सिंह, और डी है आपका सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी, इसके जो संस्थापक है वो कौन है? आपके सुभाष चंद्र बोस जी है। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी, कब की थी? 1939 में। कब की थी मेरे भाई? 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहे हैं कि तंबाकू की आदत किससे होती है? हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि जो तंबाकू होता है उसकी जो आदत होती है वो हमें किससे होती है? ए है आपका कोकीन, बी है कैफीन, सी है आपका निकोटीन, और डी है आपका हिस्टेमीन। बताओ भाई, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि तंबाकू की जो आदत होती है वो किससे होती है? तो वो होती है हमें निकोटीन से। किससे होती है भाई? हमें निकोटीन से होती है। और सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, निकोटीन। अगर मैं बात करूं कोकीन, कोकीन किससे प्राप्त होती है? तो कोकीन प्राप्त होती है हमें कोका की पत्तियों से। किससे? कोका की पत्तियों से। कैफीन, कैफीन हमें किससे मिलता है? तो कैफीन हमें कॉफ़ी वे चाय, ठीक है, इन दोनों में क्या होता है? आपका कैफीन होता है। अगर मैं बात करूं आपका हिस्टामिन, अब हिस्टामिन जो होता है ये किस में पाया जाता है? तो ये हमारी आंत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यह है आंत में पाया जाता है। जो क्या करता है? जो शारीरिक कार्य को नियंत्रित करता है। कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है जी, इतनी बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संग्रहालय है और जो पुस्तकालय है वो आपका कहाँ पर है? ए है आपका रामपुर, बी है आगरा, सी है लखनऊ, और डी है आपका कानपुर। तो देखिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संग्रहालय है और जो पुस्तकालय है वो आपका कहाँ पर है? रामपुर में है। कहाँ पर है? आपका रामपुर में है। और रामपुर कहाँ पर पड़ता है? आपका यूपी में। ठीक है, तो सही आंसर आपका यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि रोनाल्ड रोस का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए भाई, रोनाल्ड रोस का संबंध आपका किससे है? ए है आपका हैजा, बी है आपका चेचक, सी है आपका ट्यूबरक्लोसिस, और डी है आपका मलेरिया। तो देखिए रोनाल्ड रोस का जो संबंध है वो किससे है? आपका मलेरिया से है। किससे है भाई? मलेरिया से है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो रोनाल्ड रोस है इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया होता है वो आपका परिजीवी से होता है। किससे होता है मलेरिया? आपका परिजीवी से होता है, जिसको मच्छर फैलाते हैं। इन्होंने खोज की थी, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था आपका 1902 में इसके लिए। इन्होंने खोज की थी कि मलेरिया का परजीवी मच्छर से फैलता है। मलेरिया परजीवी मच्छरों से फैलता है। मतलब इसको कौन फैलाता है? मच्छर फैलाते हैं। और इन्हें इसी में इसी खोज के उसमें इनको 1902 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? हमें बताना है इनमें से कौन सा आपका पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। विस्थापन मतलब क्या होता है कि इसका कि हम साबुन की जगह उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो साबुन की तरह ही कार्य करता है, हमें ऐसा उत्पाद बताना है। ए है आपका रुद्राक्ष, बी है आपका रीठा, सी है आपका सिक्काई और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए आप लोग कभी गांव में रहे होंगे तो गांव में आते हैं बेचने क्या, रीठा। अब रीठा क्या होता है, ये बिल्कुल साबुन की तरह ही होता है, ठीक है, ये साबुन की तरह ही कार्य करता है, झाग भी साबुन की तरह ही बनाता है और इसका हम कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, सर धोने में भी इसका यूज़ करते हैं। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका रीठा। ये जो आपका रीठा है ये साबुन का विस्थापन है, समझ रहे हो। इसको सोप नट भी कहते हैं, सोप नट, जो क्या करता है, ये साबुन की तरह ही कार्य करता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 18, परम तापमान पैमाना कौन सा है? बताइए भाई, इनमें से परम तापमान पैमाना कौन सा है? ए है आपका सेल्सियस, सी है आपका फ़ारेनहाइट, सी है आपका केल्विन और डी है आपका ये सभी। बताइए भाई, इनमें से आपका परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान कौन सा होता है भाई? आपका -273 डिग्री सेल्सियस होता है आपका परम शून्य तापमान, इसको हम कहते हैं, जिस पर आपके सभी चीज़ क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। गैस के अणु भी क्या हो जाता है, वहाँ पर स्थिर हो जाते हैं। तो कितना होता है आपका परम शून्य तापमान? ये होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस ये होता है। और अगर मैं केल्विन में बात करूं तो केल्विन में कितना होता है आपका, 0 केल्विन होता है। केल्विन में कितना होता है, तो 0 केल्विन होता है। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि हमसे ये कह रहे थे कि परम तापमान पैमाना इनमें से कौन सा है, तो वो है आपका केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बताइए भाई, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? अब राष्ट्रीय गीत क्या होता है हमारा, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो इसके रचयिता कौन है, किन्होंने इसको लिखा है? ए है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है आपका मोहम्मद इकबाल और डी है आपका मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए राष्ट्रीय गीत जो लिखा है आपका वंदे मातरम, ये किसने लिखा है? तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका एक उपन्यास है, उससे लिया गया है, उसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है ये, ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है? तो राष्ट्रीय गान क्या होता है हमारा, जन गण मन, जन गण मन होता है, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है मेरे भाई, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहे हैं कि जनगण मन का हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? हमें बताना है भाई, जो जनगण मन है इसके हिंदी संस्करण को, इसके हिंदी वर्जन को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? ये है आपका 24 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1950, सी है आपका 15 अगस्त 1947 और डी है आपका 26 नवंबर 1949। तो देखिए जनगण मन को जो संविधान सभा ने अपनाया था राष्ट्रीय गान के रूप में, वो कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था भाई? 24 जनवरी 1950 को। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनगण मन के रचयिता तो मैं आपको बता चुका हूँ कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो जनगण मन है ये प्रथम बार आपका कब गाया गया था? ये आपका प्रथम बार कब गाया गया था? तो ये आपका 27 दिसंबर 1911 को ये आपका पहली बार गाया गया था।
ठीक है भाई। और कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें ये गाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। बताइए भाई, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम अब यमुना एक्सप्रेसवे है। क्या है इसका नाम अब? यमुना एक्सप्रेसवे। तो हमें बताना है जो आपका भी यमुना एक्सप्रेसवे है ये आपका किस शहर को किस शहर से जोड़ता है। ए है आपका आगरा से लखनऊ, बी है आगरा से कन्नौज, सी है आगरा से ग्रेटर नोएडा और डी है आपका आगरा से ग्वालियर। तो देखिए जो आपका ये ताज एक्सप्रेसवे है जिसको अभी वर्तमान में हम क्या कहते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे, ये आपका आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। किसको? आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है कि हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। भाई हमें बताना है कि हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ए है आपका यकृत, बी है आपका वृक्क, सी है फेफड़े और डी है आपका हृदय। तो देखिए अमोनिया को जो यूरिया में बदलता है वो कौन बदलता है? वो बदलता है हमारा लीवर। कौन बदलता है भाई अमोनिया को यूरिया में? वो बदलता है लीवर। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका यकृत। ठीक है। अब जो यूरिया होता है, यूरिया को बाहर कौन निकालता है हमारे शरीर से? तो यूरिया को बाहर निकालने का कार्य करता है किडनी। ठीक है, किडनी क्या करती है? यूरिया को बाहर निकालती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। रिक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता नापी जाती है। हमें बताने में जो रिक्टर पैमाना होता है, जो रिक्टर स्केल होता है, ये किसकी तीव्रता को मेजर करता है? ए है आपका ज्वालामुखी, बी है भूकंप, सी है सुनामी और डी है आपका चक्रवात। तो देखिए जो आपका रिक्टर स्केल होता है ये किसकी तीव्रता को मेजर करता है? तो ये आपका भूकंप की तीव्रता को मेजर करता है। किसकी तीव्रता को मेजर करता है? तो ये आपका भूकंप की तीव्रता को मेजर करता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। बताओ भाई, भारत में जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वो कब हुआ था? ए में दिया है आपका सन 1966 में, बी है आपका सन 1976 में, सी है सन 1986 में और डी है आपका सन 1996 में। बताओ भाई भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका कब पारित हुआ था? तो देखिए भारत में जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था ये आपका कब पारित हुआ था? तो 1986 में पारित हुआ था। कब? सन 1986 में। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी जगह पर जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 19 लागू है। कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है? अभी लागू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि क्या है। मतलब प्राइमरी लेवल पर अगर हम बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसकी सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सबसे इफेक्टिव जो रेसिपी है, जो विधि है वो कौन सी है? ये है आपका व्याख्यान विधि, बी है आपका प्रोजेक्ट विधि, सी है आपका कहानी सुनाने की विधि और डी है आपका चर्चा विधि। तो देखिए अगर हम प्राइमरी लेवल पर अगर हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को, इतिहास पढ़ाते हैं, तो उसकी जो सबसे प्रभावी जो विधि है, सबसे जो इफेक्टिव जो विधि है वो कौन सी है? वो है कहानी सुनाने की विधि। मतलब हम उन बच्चों को कहानी के माध्यम से हम हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं जिससे बच्चों को क्या आएगा? उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहानी सुनाने की विधि सबसे अच्छी है प्राइमरी लेवल पर अगर हम बच्चों को हिस्ट्री में क्या करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी आपकी प्रोटोजोआ के कारण होती है। ए है आपका टाइफाइड, बी है मलेरिया, सी है आपका अमीबियासिस और डी है आपका एनीमिया। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोटोजोआ के कारण आपकी बीमारी होती है यहाँ पर दो हो रही है। एक आपका मलेरिया भी आपका प्रोटोजोआ से होता है और जो आपका अमीबियासिस है ये भी आपका किससे होता है, ये भी आपका प्रोटोजोआ से ही होता है। तो इस क्वेश्चन के हमारे यहाँ पर दो आंसर हो गए बी एंड सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 में ये कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। हमें बताना है संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर कब सिग्नेचर किए थे, डेट बतानी है उसकी। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 24 जनवरी 1950, बी है आपका 26 नवंबर 1948, सी में दिया है आपका 26 नवंबर 1949 और डी में दिया है आपका यहाँ पर 24 जनवरी 1952। तो देखिए संविधान सभा के सदस्यों ने जो सिग्नेचर किए थे संविधान पर कब किए थे, 24 जनवरी 1950 को। कब किए थे, 24 जनवरी 1950 को किए थे। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि कितने सदस्यों से इस पर सिग्नेचर किए थे तो 284 सदस्यों ने क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे। कितने, 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे संविधान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बताइए भाई, राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है। ए है आपका 25 अगस्त, बी है 29 अगस्त, सी है 30 अगस्त और डी है आपका 31 अगस्त। तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो आपका मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 29 अगस्त को यह आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो सही आंसर आपका यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि ईवीएस में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है। यह गतिविधि निम्न में से निम्न के अंतर्गत आती है। भाई एक ईवीएस का टीचर है जो छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है, मतलब उनके बारे में बताने के लिए वो बच्चों को कहाँ ले जाता है, चिड़ियाघर ले जाता है। तो यह जो गतिविधि है ये किसके अंतर्गत आती है। ए है आपका परियोजना कार्य, बी है आपका अभिन्यास कार्य, सी है आपका क्षेत्र का दौरा और डी है आपका प्रयोग। तो देखिए जो ईवीएस का टीचर है वो बच्चों को, जो छात्र हैं उनको जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है। तो यह जो गतिविधि है किसके अंतर्गत आती है, तो ये आपकी आती है क्षेत्र के दौरे के अंतर्गत। किसके, क्षेत्र के दौरे के अंतर्गत आती है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहे कि 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। भाई जो आपका 73वां संविधान संशोधन है आपका ये कब हुआ था, पहली बात हमें ये पता होना चाहिए। तो 73वां आपका 1992 में हुआ था। कब, 1992 में। 73वां और 74वां दोनों कब हुआ था, 1992 में आपका ये हुआ था। तो हमें बताना है ये किससे संबंधित है। ए है आपका केंद्र राज्य संबंधों से, बी है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, सी है निर्वाचन आयोग की शक्तियों से और डी है आपका पंचायती राज प्रणाली से। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है आपका ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा पार्ट जोड़ा गया था, तो पार्ट 9। कौन सा पार्ट जोड़ा गया था आपका, पार्ट 9 जोड़ा गया था, जो कि आपका किससे संबंधित है, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। इसी के तहत आपकी एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। कौन सी भाई, 11वीं अनुसूची। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो 11वीं अनुसूची है ये भी आपकी किससे संबंधित है, तो ये भी आपकी पंचायती राज से ही संबंधित है। 1992 में आपका एक संशोधन और हुआ था आपका 74वां, सॉरी कौन सा हुआ था आपका, 74वां, जो कि आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, ये आपका नगर पालिकाओं से ही संबंधित है। अगर मैं बात करूं भाग की तो कौन से भाग में है इसका प्रावधान, तो पार्ट 9 के ए में है इसका प्रावधान। अगर मैं अनुसूची की बात करूं तो 12वीं अनुसूची इससे संबंधित है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसी तरह हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों को ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रिकॉर्डेड क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना, और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नई क्लास और नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और कुछ दिन आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगी क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ किसी काम से,
तो आप लोगों को अभी रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगी, उसके बाद मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा जब मैं घर चला जाऊंगा तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है।